फ्रेंड्स, मैं अंकित सर अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड 2 वीडियो आप सभी के साथ अपलोड कर दिया था, जिसमें दोस्तों मेरा ये तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं 89 नंबर क्वेश्चन से आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का क्या कारण था। वैगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का क्या कारण था। तो दोस्तों, जिसमें हमारा ऑप्शन है ज्वारीय बल, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, थर्ड ऑप्शन है प्लवनशीलता बल एंड प्लवनशीलता, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि वैगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण जो था वो गुरुत्व बल भी था, ज्वारीय बल भी था और प्लवनशीलता भी थी। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था, यानी कि डायनासोर का काल आज से कितना वर्ष पूर्व था। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले, सेकंड ऑप्शन 6 से 12 करोड़ वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 12 से 18 करोड़ वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 203 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 6 से 7 करोड़ वर्ष। यही दोस्तों डायनासोर के काल का आज से कितना वर्ष पहले था, यही इसका काल है, यानी कि डायनासोर का काल यही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के बारे में क्या सत्य है, यानी कि ग्रहों के बारे में क्या सत्य है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रकाशमान भी है और चमकते भी हैं, सेकंड ऑप्शन है ये आप प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं, थर्ड ऑप्शन है ये प्रकाशमान है किंतु चमकते नहीं, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो दोस्तों, इसका यही यानी कि लास्ट वाला आंसर ऑप्शन ही राइट है, जिसमें ये आंसर है दोस्तों, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कोर का विस्तार है, यानी कि जो पृथ्वी की कोर है, यानी कि उसकी अंतरतम जो कोर है दोस्तों, उसका विस्तार क्या है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 4900 से 6371 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 2900 से 6371 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2900 से 6371 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 4000 से 6000 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2900 से 6371 किलोमीटर, यही पृथ्वी की कोर का विस्तार है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण था। वही अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन जो फर्स्ट मैंने बताया, वही क्वेश्चन ये दोस्तों आया है, प्लवनशीलता गुरुत्व बल, इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि यही दोनों कारण हो सकते, यानी सी नंबर। इसके साथ इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडविन हबल द्वारा प्रतिपादित परिकल्पना का नाम था, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है विकासवाद की परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिकतावाद की परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एडविन हबल द्वारा जो प्रतिपादित परिकल्पना था वो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना था, क्योंकि एडविन हबल ने यह परिकल्पना दी थी। मैं इसके बारे में डिटेल से आप सभी को बताऊँगा दोस्तों, जितनी भी परिकल्पना है, जितने भी थ्योरी बेसिस हैं, मैं उन सभी को आपको क्लियर बाई क्लियर सॉल्व करा दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनिफेरस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यानी कार्बोनिफेरस जो युग है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है इसे सरीसृपों का युग माना जाता है, सेकंड ऑप्शन इसे पक्षियों का युग माना जाता है, थर्ड ऑप्शन इसे उभयचरों का युग माना जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन इसे हिमयुग माना जाता है। तो दोस्तों, जो कार्बोनिफेरस यानी कि कार्बन से कुछ रिलेटेड लग रहा है दोस्तों, तो जो कार्बोनिफेरस था उसमें हम जो कार्बन वाले में था उसमें दोस्तों हम जानते हैं कि उभयचरों का युग माना जाता है ये दोस्तों। तो इस कारण से कार्बोनिफेरस जो युग है जो उसे उभयचरों का युग माना जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों द्वारा हुई है। तो दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टान, सेकंड ऑप्शन है कार्बोनिफेरस शक, थर्ड ऑप्शन है आर्कियोजोइक महाकल्प एंड फोर्थ ऑप्शन है मीसोजोइक महाकल्प। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कैम्ब्रियन शक, यानी कि कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टान ही सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति का विकास क्रम, यानी कि जो मानव जाति का विकास क्रम है उसमें हमारा पहला ऑप्शन है सरीसृप उभयचर मछली मानव, उसके बाद सरीसृप उभयचर मानव मछली, उसके बाद है मछली मगरमच्छ सरीसृप मानव, उसके बाद है मछली उभयचर सरीसृप मानव। दोस्तों, यही राइट है, क्योंकि मछली आई उसके बाद में फिर उभयचर हुआ, उभयचर के बाद जो सरीसृप, यानी कि इसमें हम दोस्तों इसका एक थ्योरी बेसिस है कि जो मछलियाँ होती थी उनमें रीढ़ की हड्डियाँ तो पाई जाती है, लेकिन जो उभयचर होते हैं इनमें भी पाई जाती है। सरीसृप में रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं और मानव में भी रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डियों का जो क्रम है मैं इसे डिटेल से एक बार बताऊँगा, ये कुछ साइंस से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे जितने साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने अपने अलग अलग थ्योरी दिए थे। तो दोस्तों, इस कारण से ये राइट है और इसके बारे में डिटेल से किसी वीडियो में अपने बताऊँगा।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टोसीन युग की प्रमुख विशेषता, यानी कि जो प्लास्टोसीन युग है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन इसे हिमहान हिमयुग की संज्ञा दी जाती है, सेकंड ऑप्शन इसे कोयला युग की संज्ञा दी जाती है, थर्ड ऑप्शन इसे उभयचर युग की संज्ञा दी जाती है एंड फोर्थ ऑप्शन इसे सरीसृप युग की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों जो प्लास्टोसीन युग की प्रमुख विशेषता क्या है, इसे महान हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम 98 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में है ये कम से कम 2 बार तो रिलेटेड है, मैं जानता हूँ जहाँ तक ये क्वेश्चन आ चुका है। तो थोड़ा इसे ध्यान से फोकस कर लीजिएगा दोस्तों। प्लास्टोसीन युग की प्रमुख विशेषता, इसे महान हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है भूकंपीय तरंगे, सेकंड ऑप्शन ज्वालामुखी, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण एंड फोर्थ ऑप्शन उल्काएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी ही भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है, यानी कि स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन ऊपरी व निचली मेंटल, सेकंड ऑप्शन है भूपटल व ऊपरी मेंटल, थर्ड ऑप्शन है भूपटल व क्रूड एंड इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है मेंटल व क्रूड। तो दोस्तों जो स्थल मंडल को वर्णित करता है वो भूपटल एवं ऊपरी मेंटल ही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला 101 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि पृथ्वी के किस भाग में जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी में, सेकंड ऑप्शन है मेंटल में, थर्ड ऑप्शन है वायु क्रोड में, फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक क्रोड में। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का दोस्तों, वो आंतरिक क्रोड में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए, यानी कि जो पृथ्वी का क्रोड होता है दोस्तों उस पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन निकिल तथा तांबा, सेकंड ऑप्शन है तांबा तथा लोहा, थर्ड ऑप्शन निकिल तथा लोहा एंड फोर्थ ऑप्शन है लोहा तथा चूना। तो दोस्तों जो पृथ्वी के क्रोड पर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो निकिल तथा लोहा होते हैं। मैंने इसे बताया है निफे, यानी कि निकिल एंड फेरम, यानी कि लोहा, निफे नी प्लस फे, यही जो होता है यानी कि निकिल एंड फेरम, यही जो पृथ्वी के क्रोड पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों मैं बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है। अब इससे संबंधित जो परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है कांट जी ने, सेकंड ऑप्शन लाप्लास जी ने, थर्ड ऑप्शन है बफन जी ने एंड फोर्थ ऑप्शन जेम्स जी ने। तो दोस्तों जो कास्ते दी बफन जी जो थे, यानी कि कास्ते दी बफन जी जो थे वो फ्रांस की जहाँ तक है भूगोलवेत्ता थे। तो दोस्तों इन्होंने ही पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम अपनी परिकल्पना दी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 4.52, सेकंड ऑप्शन है 5.52, थर्ड ऑप्शन है 6.52 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7.52। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यही 5.52, यानी कि इसका कहीं कहीं 5.55 भी आता है दोस्तों, या 5.5 आता है, तो यही इसका राइट आंसर है पृथ्वी का औसत घनत्व। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि माइंडसेट करने के ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम्स के लिए। इसमें जो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कि इसी के साथ दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह साधन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम्स के लिए, और ये जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा आप ध्यान से फोकस कर लीजिएगा। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कि वह साधन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है आर्द्रता, सेकंड ऑप्शन है वर्षा, थर्ड ऑप्शन है तापमान एंड फोर्थ ऑप्शन है वायु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्षा, क्योंकि जो वर्षा ही होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्रदान करता है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयला युग के नाम से जानते हैं, यानी कि कोयला युग के नाम से कौन सा मतलब जो युग होता है वो जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कार्बोनिफेरस युग जो ही है वही कोयला युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑप्शन है दोस्तों परमियन युग, ट्रियासिक, क्रेटियसिस एवं कार्बोनिफेरस, ये तो दोस्तों यही युग है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भिक समय सारणी में वर्णित, यानी कि भूगर्भिक जो समय सारणी है उसमें दोस्तों क्या वर्णित है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कि भूमिगत ताप प्रवणता, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, थर्ड ऑप्शन चतुष्फलक परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी का छतपूर्ण मंडल। तो दोस्तों जो भूगर्भिक समय सारणी यानी कि समय कह रहा है दोस्तों, तो जहाँ तक है भूगर्भिक या इतिहास ही हो सकता है, क्योंकि प्रवणता तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे लाइन से डिनोटेड किए जाते हैं जो लास्ट या फर्स्ट से होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई परिकल्पना भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो भूगर्भिक इतिहास यानी कि जो भूगर्भ का इतिहास है पृथ्वी के, वही इसमें दोस्तों यही भूगर्भिक समय सारणी में यही बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि जो निहारिका परिकल्पना दी गई थी दोस्तों
उसका प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है लाप्लास, सेकंड ऑप्शन है कार्ल जेम्स जीन दसेल। तो दोस्तों लाप्लास जी ने अपनी निहारिका परिकल्पना दी थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीन वलित प्रबंधों का निर्माण किस युग में हुआ? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रथम युग, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय युग, थर्ड ऑप्शन है तृतीय युग एंड फोर्थ ऑप्शन चतुर्थ। तो दोस्तों जो चतुर्थ युग ही है वही नवीन वलित प्रबंधों का निर्माण इस युग में हुआ। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शक को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कैम्ब्रियन युग को, सेकंड ऑप्शन है सिल्यूरियन युग को, थर्ड ऑप्शन है डिबोनियन युग को एंड फोर्थ ऑप्शन है परमियन युग को। तो दोस्तों जो डिबोनियन युग ही है इसे ही मत्स्य युग के यानी कि जो मछलियों का युग होता है उसी के नाम से इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक ग्रह में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है वरुण को, सेकंड ऑप्शन है शनि को, थर्ड ऑप्शन है बृहस्पति को एंड फोर्थ ऑप्शन है मंगल को। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह में मंगल को शामिल करके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल यही आंतरिक ग्रह हैं। इसके साथ साथ जो अदर हैं वो दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन है सूर्य, थर्ड ऑप्शन है ट्रम्पलर एंड फोर्थ ऑप्शन है वेस्टा। तो दोस्तों जो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है दोस्तों वो हमारा जो सूर्य ही होता है, क्योंकि ये यही एक मौलिक पिंड होता है दोस्तों। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्वत निर्माणकारी हलचल में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी पर्वत निर्माणकारी जो हलचल है उसमें फ्रेंड्स कौन सा सम्मिलित है? तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है वलन, सेकंड ऑप्शन है अवतलन, थर्ड ऑप्शन है संबलन एंड फोर्थ ऑप्शन है भ्रंशन। तो दोस्तों पर्वत निर्माणकारी हलचलों में जो अवतलन होता है ये दोस्तों शामिल नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों जो मैं ये बता रहा हूँ थ्योरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम्स के लिए, इसे थोड़ा ध्यान से फोकस कर लीजिए कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व मत का प्रतिपादन किया। किसने किया? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है एरी, सेकंड ऑप्शन जाली, थर्ड ऑप्शन आर्थर होम्स एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्थर होम्स, क्योंकि आर्थर होम्स जी ने ही ये जो अपना मत था ये प्रतिपादित किया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है आंतरिक कोर, सेकंड ऑप्शन बाहरी कोर, थर्ड ऑप्शन है पपड़ी एंड फोर्थ ऑप्शन है मैंटिल। तो दोस्तों जो पपड़ी होता है उसे ही पृथ्वी की बाहरी परत कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है जिससे मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे कि 5.5 ये पहले आ ही जा चुका है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का क्रोड किस अवस्था में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारी एग्जाम्स के लिए कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है एक दो बार जब मैं एग्जाम दिया था इसमें, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का क्रोड किस अवस्था में है? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ठोस, सेकंड ऑप्शन है गैस, थर्ड ऑप्शन है द्रव एंड फोर्थ ऑप्शन है द्रव एवं गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द्रव एवं गैस, क्योंकि जो पृथ्वी का क्रोड होता है वो द्रव एंड गैस होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, यानी कि प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो कौन से है दोस्तों? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पहाड़, सेकंड ऑप्शन है महाद्वीप, थर्ड ऑप्शन है पठार एंड फोर्थ ऑप्शन है महासागरीय घाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाद्वीप। जो प्रथम श्रेणी की उच्चावच हैं वो दोस्तों वो महाद्वीप ही हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।